बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 117 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने गोरा का पिस्टल गोरा के साथ ही गड़े में दफन कर दिया था। गड़े पर एक अलविदाई निगाह डालकर उसने दाज यानी जेज के सामान वाली गठरी उठाई और आगे चल पड़ा। सांपों की दोनों पिटारियों, बीनों और एहलकारों की दीगर सामान पर तायराना नज़र डालता हुआ वो नशे में उतर गया। उसके कदमों में खातिर ख्वाह तेजी आ गई थी। रुस्तम बेहद दुश्वार रास्ते पर बिला रुके सफ़र करता रहा और आधी रात के वक्त उस मुकाम तक पहुंच गया जहां से चंद रोज़ पहले उसने शैतान सिर्फ सराजे को बुलंदी से गिराकर मौत के घाट उतारा था। इस मुकाम पर पहुंचकर चंद दिन पहले की सारी बातें रुस्तम के जहन में गर्दिश करने लगी। चंद दिन पहले जब वो इस मुकाम पर पहुंचा था तो अकेला नहीं था। इसके साथ चौड़े सीने, मजबूत बाजुओं वाला गोरा था। शिकरा चशम सराजा था और जवान साल लेकिन डरा डरा सा फिदा था। जो शिकरा चशम सराजे को 5000 का नजराना देकर पुलिस के मोहलक घेरे से निकला था। सराजे को मौत के घाट उतरते देखकर वो मजीद खौफजदा हो गया था और सर पर पांव रखकर भाग निकला था। पता नहीं कि वो अब कहाँ था, लेकिन बाकी दो अफराद यानी गोरा और सराजे के बारे में रुस्तम को पता था कि वो कहाँ हैं। वो कभी वापस ना लौटने के लिए अदम आबाद में मुकीम हो चुके थे। अब रुस्तम ऐसे मुकाम पर था कि किसी भी वक्त पुलिस या पुलिस के मददगार अजरालियों से मडपीट हो सकती थी। इन लम्हों में रुस्तम किसी शिकारी जानवरी की तरह चौकन्ना और ख़तरनाक नजर आ रहा था। इसकी तमाम हिस्सियात पूरी तरह बेदार थी और कुर्बो जवार पर इसकी मुकम्मल निगाह थी। वो बखूबी जानता था कि इलाके में मौजूद पुलिस या उसकी मौजूदगी से आगाह हो चुकी है और हर तरह से हाई अलर्ट है। टीलों के दरमियान वाक़ई सुरंग नुमा रास्ते का दहाना ढूंढने में रुस्तम को थोड़ी सी दुश्वारी तो हुई, लेकिन नाकामी नहीं हुई। वो जब दहाने में दाखिल हो रहा था तो कुछ आवाज़ें हवा के दोष पर तैर कर उसके कानों तक पहुंची। ये जीपों की इंजनों की आवाज़ें थी और उनके साथ जो शोर था वो यकीनन पुलिस के भूगीर कुत्तों का था। तंगो तारीख रास्ते में करीबन 50 किलोमीटर आगे जाने के बाद रुस्तम ने अपने सामान में से टार्च निकाल कर रोशन कर ली और निस्बतन तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। पुलिस वालों के साथ बाहर कुटाई में उसके पाँव पर चोट आई थी और चलते हुए ये चोट ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, लेकिन इस चोट से कहीं गहरी चोटें इसके सीने में थी जो हर कदम पर इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। उनमें से ताज़ा तरीन चोट गोरा की मौत थी। वो बिल्कुल अचानक ही रुस्तम से जुदा हुआ था। सिर्फ एक गोली उसके पहाड़ जैसे मजबूत और संगलाख जिस्म को छाट गई थी। जिंदगी ऐसी गैर मुतवक्की और गैर खमवार होती है, इसके मुतल्लिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। गोरा एक दलेर जंगजू शख्स का नाम था। वो मौत की आंख में आंखें डालकर मुस्कुराता था। अपने दीगर साथियों की तरह उसे भी मालूम था कि जल्द या बदेर उसे नागहानी मौत मरना है। ताम उसका ख्याल था कि वो एक हंगामा खेज मौत मरेगा, ऐसी मौत जो एक डाकू के शायाने शान होगी। वो अपने दर्जनों मद्दे मुकाबिल अफराद को मौत के घाट उतारेगा और ज़ख्मी करेगा। उसके अपने जिस्म पर भी ज़ख्मों के बेशुमार तमगे सचेंगे, लेकिन जो हुआ था वो बिल्कुल बरक्स था। पिस्टल की एक गोली ने चंद सेकंड के अंदर उसका काम तमाम कर दिया था। ताम एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी मौत दलेराना थी। उसने ये देखने के बाद कि लेडी पुलिस एहलकार वाकी टाकी पर अपने साथियों को आगाह करने जा रही है, अपनी जान की बाजी लगाई थी और 38 बोर पिस्टल की परवाह किए बगैर सब इंस्पेक्टर पर जा पड़ा था। यह धराड़नुमा रास्ता पहले कुशादा था, फिर तंग होता चला गया। इसमें से कई शाखें निकल रही थी। रुस्तम को दुरुस्त रास्ते पर रहने के लिए हादसे पर बहुत जोर देना पड़ रहा था। एक दो जगहों पर वो पूरी तरह गड़बड़ाया भी। याचुओं चमगादड़ों के डेरे थे और वैसी ही परेशान कुन बू थी जो वड्डे डेरे की सुरंग नंबर 3 में महसूस होती थी। कई फरलांग के तकरीब दे सफ़र के बाद जब दूसरे दहाने से बाहर निकला तो उफक पे सुबह सादिक के आसार नजर आ रहे थे। दराड़नुमा सुरंग का ये दूसरा दहाना दरख्तों के एक झुंड में खुलता था। रुस्तम कुछ देर तक इस झुंड में रहकर इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। इसे कुछ फासले पर डोक शाहां की रोशनियां नजर आईं। डोक के खदोखाल आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याही में नमूदार होते चले जा रहे थे। रुस्तम को कुछ फासले पर खेत नजर आए। वो इन खेतों की तरफ चल दिया। यहाँ एक चश्मे से उसने मुंह हाथ धोया और अपने बालों की गर्द साफ की। खेतों से आगे एक बागीचे के आसार नजर आ रहे थे। रुस्तम को याद आया कि बेरा ने उसे बागीचे के बारे में बताया था। ये बागीचा उसके ससुर ने ठेके पर ले रखा था। बेरा के ससुर की बेनाई बहुत कम थी। बेरा अपने ससुर के साथ मिलकर बागीचे की देखभाल करती थी और उसका निखट्टू नशई शोहर घर में चारपाई तोड़ता था। अब दिन की रोशनी फैल गई थी। रुस्तम ने दूर से देखा कि एक बूढ़ा शख्स बागीचे में घूम रहा है। रुस्तम ने मेरा के ससुर को देखा तो वो एक लख्ते में जान गया कि बूढ़ा शख्स मेरा का ससुर है। वो धोती कुर्ता पहने हुए था, सर पर बड़ा सा पगड़ और हाथ में लंबी सी डंगोरी। एक दरख्त पर टीन के 2 खाली कनस्तर लटक रहे थे। बूढ़ा शख्स अपनी डंगोरी के जरिए गाय बगाए
उन कनस्तरों को बजाकर जोरदार आवाज पैदा करता था। दरख्तों पर खुश चीनी करने वाले परिंदे उड़कर बाग के इर्द गिर्द परवाज करने लगते थे। रुस्तम की मौजूदगी को महसूस करके बूढ़े ने अपनी आंखों के ऊपर खास से छज्जा सा बनाया और आंखों को सिकोड़ कर रुस्तम को पहचानने की कोशिश की। कोई राई हो? उसने रुस्तम से पूछा। हाँ मियाँ जी, नजर वाल जा रहा हूँ। मेरी भतीजी का ब्याह है। गोजर खान से उसके दाज का सामान लेकर आ रहा हूँ। लंबे सफर से थक गया हूँ, जरा दम लेने आ गया हूँ। बूढ़े ने कहा, आजकल हालात खराब हैं, दिन दिन में अपना सफर पूरा कर लो। रात के वक्त पुलिस लोगों को बहुत तंग करेंदी है। बाबा जी, लगता है कि पुलिस तो जल्दी ही हो गई है। जिधर देखो पुलिसिए और उनके बू गिर कुत्ते खरल खरल करते फिर रहे हैं। पर जिसके लिए ये जल्ले हो रहे हैं वो इतनी जल्दी उनके खत नहीं आएगा। तुसा किसकी बात कर रहे हो? टेढ़ा की ख्याल है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, वही तो है जिसने इन पुलिसियों और अजरालियों को थड़थड़ी डाली हुई है। ऐसे लोगों से ऐसे लोग ही टक्कर ले सकते हैं। वो यहाँ से पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गया है। दस्ती बम मारकर कई पुलिस वाले भी मार दिए हैं। और तो और ये भी सुना है कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर से भी मारा मारी की है उसने। लेकिन वो कब तक भागेगा बाबा जी? आखिर तो पकड़ ही लिया जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा, उसके साथ दुआएं हैं। उसने जिन लोगों के साथ अच्छा किया है वो रब से उसकी सलामती मांगते हैं। बूढ़े ने अजीब से लहजे में कहा। फिर जरा तवक्कुफ से कहने लगा, यहाँ सब लोग जानते हैं कि रुस्तम सियाल और उसके साथी कभी गिरफ्तारी नहीं देंगे, और अगर गिरफ्तारी की नौबत आई गई तो फिर वो हंसकर मौत को गले लगा लेंगे। क्या पुलिस यहाँ तुसा के डोक में भी आई है? रुस्तम ने पूछा। आई क्या है, वो तो यहाँ पक्का डेरा डाल कर बैठी हुई है। पुलिस वालों को शक है कि रुस्तम और उसका साथी डेरे से भागने के बाद हमारी डोक में आए थे। पुलिस वालों की शक की वजह से डोक के मस्कीन लोगों की शामत आई हुई है। पुलिस वाले हर रोज लोगों को तफ्तीश में बिठाते हैं, वो डराते धमकाते हैं। वो सामने चिट्टा मकान देख रहे हो ना, वो जो सामने है, वो डोक के पटवारी डारे का है। पुलिस के अफसर वहीं बैठे रहते हैं। देसी मुर्गियां और तितर देसी घी में भून कर खाते हैं और लोगों को अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब भी 2-3 अफसर तो यहाँ इस मकान में हैं। रुस्तम ने टो लेने की गर्ज से पूछा। मियाँ जी, सुना कि यहाँ के चौधरी दोसा साहब का एक भाई भी मारा गया है? नहीं, उसे पुलिस ने नहीं मारा। पुलिस तो दोसा के साथ बैठकर ताश खेलती है और शराबें पीती है। दोसा का भाई सराजा अपनी मौत मरिया है। वो कुदर जा रहा था, शायद नशे में था, उसका पांव फिसला और वो खाई में गिर गया। सर 2 टोटे हो गया था उसका, शक्ल नहीं देखी जाती थी। डो की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता था। बुरे कामों का बुरे ही अंजाम होता है ना। बूढ़े ने आखिरी फिक्रे सरगोशी के अंदाज में कहे। रुस्तम ने लाठी में परोई हुई गठरी कंधे से उतारी और एक बेरी के तने के साथ रख दी। बूढ़े ने एक छोटी पोटली खोली, उसमें खाने के बर्तन थे। वो कई की रोटी, रात का बचा हुआ शलजम का सालन, दही और शक्कर। वो बोला, दूर से सफर करके आए हो, भूख लग गई होगी, चलो आओ शाबाश, मेरे साथ 2 बुर्कियां लुकमे ले लो। रुस्तम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर बूढ़े का इसरार देखते हुए खाने में शरीक हो गया। रोटी का पहला नवाला लेते ही उसे अंदाजा हो गया कि यह मेरा के हाथ की रोटी है। वो इस रोटी और सालन के जायके से अच्छी तरह आशना हो चुका था। उससे पूछा, मियाँ जी, तुसा इस बाग के मालिक को या रखवाली का काम करते हो? जवाब में बूढ़े ने जो कुछ बताया उसने बेरा के बयान की तस्दीक कर दी। बूढ़ा मेरा का सुसर था और पिछले कई बरसों से वो इस बाग का ठेका ले रहा था। उसकी मेहनती बहू बेरा भी बागबानी में सुसर का हाथ बटाती थी। वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाली थी और फिर उसने सारा दिन यहाँ अपना खून पसीना एक करना था। बूढ़ा बड़े सीधे साधे अंदाज में अपनी जफाकश बहू की तारीफें कर रहा था। उसने बाग के साथ ही वाकई एक खेती रुस्तम को दिखाई और बताया कि यह हरियाली उसकी बहू की मेहनतों का समर है। रुस्तम की आंखों के सामने बेरा का कड़ियल लेकिन लचकदार सरापा घूम गया और उसकी सी आंखें जिनमें सादगी, मुहब्बत और इसार के जज्बे मुइज़्ज़न दिखाई देते थे। रुस्तम ने बूढ़े से पूछा, मियाँ जी, तुसा अपनी नूह बहू की इतनी तारीफें कर चुके हो कि उन्हें देखने को दिल चाहता है। बूढ़ा बोला, वो भी थोड़ी देर में इत्थे आई जाएगी पुत्र है। मेरा ख्याल है कि जीवन शाह के मज़ार तक गई होगी। आजकल रोज सुबह सवेरे वहां दुआ मांग कर और न्याज चढ़ा कर आती है। बड़ी नेक शर्मा वाली धी रानी है। अल्लाह हर किसी को ऐसी नूह देवे। रुस्तम खामोशी से सर हिला कर रह गया। बूढ़े बख्शू ने कहा, पुत्र, तेरे पास ताज का सामान भी है, थोड़ी देर दम लेकर तू यहाँ से निकल जा। सूरज डूबने से पहले पहले अपनी डोक पहुंच जा। डाकू तो फिर भी गरीब मस्कीन बंदे को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले और इनके अजराली यार आजकल बड़ा भूतरे हुए हैं, किसी को माफ नहीं करेंगे। बस अल्लाह मौला बचाए इन लोगों से। बूढ़े बख्शू ने अपना दायां हाथ बारी बारी दोनों कानों को लगाया
और एक बार फिर तासुफ भरी नजरों से पटवारी के चिट्टे मकान की तरफ देखा। रुस्तम ने पूछा, पटवारी के घर में कितने पुलिस वाले हैं? 4-5 बंदे हैं, पर सरकारी बंदा तो एक भी 100 पर भारी होता है ना, इसलिए ये अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। डोग में कोई चूं चरा नहीं कर सकता। सरदार दोसा भी वही करता है जो ये कहते हैं। उसने भी तो अपनी खाल बचानी है ना। उनमें एक बड़ा थानेदार है, दूसरा छोटा है, बड़ा ज्यादा करख्त है। बाले की जवान बीवी को उसने जबरदस्ती काम काज के लिए अपने पास रखा हुआ है। डोग में सबको पता है कि वो 10 दिन से पटवारी के घर में है, लेकिन किसी की मजाल के कुछ करे। सबको अपनी इज्जत और जान प्यारी है। रुस्तम इस इलाके के गरीब पिसे हुए तबके की हालत जार अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि इन दूर दराज इलाकों में सरकारी एहलकार जब अपने किसी काम से आते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। बैंक में आबकारी का कोई मामूली मुलाजम, जरी बैंक का कोई नुमाइंदा, मरदमशुमारी करने वाला कोई एहलकार या सिर्फ हिफाजती टीके लगाने वाला डॉक्टर देख कर ही लोगों के ओसान खता हो जाते हैं। पुलिस का थानेदार तो बड़ी चीज था, लेकिन फिर भी यहाँ जो कुछ हो रहा था वो मामूली नहीं था। डोग की एक जवान साल औरत अलल इलान पटवारी के घर में थी और वहीं पर बड़ा और छोटा थानेदार भी थे। जाहिर है कि ये औरत वहां सिर्फ घरेलू काम काज के लिए तो नहीं थी। रुस्तम ने कहा, यह तो बड़ी शर्म की बात है मियाँ जी, पूरी डोग 2 थानेदारों के डर से चुप है। यहाँ ज्यादा नहीं तो 8-10 पढ़े लिखे बंदे तो होंगे। किसी ने पुलिस वालों से पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा बख्शू ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में दुनिया जहान का करम था। कहने की जो मुस्कुराहट थी, लेकिन हजारहा नूहों से ज्यादा दर्दनाक। वो कहने लगा, पुत्र, जिसकी लाठी उसी दी भैंस, बल्कि सब कुछ उसी का। ये बेचारा बाला भी तो बोलने के जुर्म में ही पकड़ा गया है ना। पुलिस की पूछताछ में फंसा तो बाले का हमसाया कुतुब दीन था। उसके घर के सामने से खोजी को 2 बंदों का घर मिला था। पुलिस का ख्याल था कि ये खुरा रुस्तम सियाल और उसके साथी का है। पुलिस वाले बाले के हमसाये कुतुब दीन को मार कूट रहे थे। इस मार कूट में बेचारे की धोती उतर गई। वो अपने घर वालों के सामने नंगा हो गया। ये बाला अपने यार को बचाने के लिए आगे आया। पुलिस वालों ने उसे भी लिटा कर मारना शुरू कर दिया और कुतुब के साथ ही खींचते हुए पटवारी के घर ले गए। बाद में बाले बेचारे की शामत कुतुब से भी ज्यादा आ गई। क्या मतलब? रुस्तम ने नमकीन लस्सी का घूंट भरते हुए पूछा। पुलिस वालों को पता चला कि मिस्त्री नाजे बावल का लड़का फिदा बावल उस बाले का भतीजा है। फिदा बावल ने 1 साल पहले एक पुलिस वाले का दांत तोड़ दिया था और डोग से भाग गया था। उस 1 साल पुरानी गल की वजह से बाले की सख्त शामत आ गई। पुलिस वालों को पता चला कि फिदा बावल अब तक बाले के पास ही छुपा हुआ था। पुलिस वालों ने बाले पर इल्जाम लगाया कि उसके पास फिदा के अलावा भी मफरूर और इश्तियारी आकर ठहरते रहते हैं। एक पुलिस वाले बंदे को ऐसे घेर घार कर फंसा लेते हैं। 2 दिन तक पटवारी के घर में पुलिस वालों ने बाले को इतनी मार लगाई कि उसकी चांगरें यानी दर्दनाक चीखें पूरी डोग सुनती रही। बाद में सरपंच 2 साल लोगों को दिखाने के लिए बाले का हमदर्द बन गया और पुलिस वालों से उनकी जान छुड़ाई। सबको पता है कि लोगों को फंसाने में 2 साल और पटवारी डारा ही है। बाद में हमदर्द बन के उनको छुड़ाते भी हैं। पटवारी डारा का घर तो बिल्कुल थाना बना हुआ है। बाले की बीवी कैसे पहुंची डारे के घर में? बाला छूट कर घर आया तो दूसरे दिन उसकी बीवी को काम काज के लिए डारे पटवारी ने अपने घर बुला लिया। बाना यह था कि रोज 6-7 बंदों की रोटी पकानी होती है। डारे की अपनी 2 बीवियां हैं। एक बच्चा पैदा करने के लिए प्यो के घर गई हुई है, दूसरी को डारे ने खुद कहीं भेज दिया है। बाबे बख्शू ने दाएं बाएं देखकर अपनी आवाज कुछ धीमी की और बोला, असल में हुआ ये था कि पटवारी डारे ने बाले की जवान बहन को बुलाया था थानेदार की दिल पशोरी के लिए। बाले की बीवी ने अपनी निनाण यानी नंद को बचाने के लिए कुर्बानी दी और खुद चली गई पटवारी के घर। बाबे बख्शू की आवाज गहरे करम में डूबी हुई थी। बाबा बख्शू जो कुछ बता रहा था वो रुस्तम के लिए हरगिज़ अनोखा नहीं था। दूर दराज पसमानदा इलाकों में जमानों से यही कुछ होता चला है। रुस्तम जानता था कि लाला फरीद, हसना, गुजराती, मुराद और गोरा जैसे लोग ऐसे ही तो नहीं बनते। और रुस्तम की अपनी कहानी भी कौन सी मुख्तलिफ थी। उसे अपने सीने में आग सी भड़कती हुई महसूस हुई। दफातन बख्शू ने अपनी कमजोर आंखें सुकोड़ कर पगडंडी की तरफ देखा और बोला, वो देखो, वो नुसवारी कपड़ों वाला बंदा, मेरा ख्याल है कि वो बाला ही है, उसके साथ 2 बच्चे भी है ना। रुस्तम ने देखा कुछ फासले से 28-30 साल का एक शख्स जरा लगड़ाता हुआ सा गुजर रहा था। 8-9 माह के 2 बच्चे उसकी गोद में थे। गालिबन ये दोनों जुड़वा थे। जवान साल शख्स के हाथ में एक शापर था जिसमें इस्त्री किए हुए कुछ कपड़े थे। रुस्तम ने बूढ़े की तायद करते हुए कहा, हाँ 2 बच्चे भी हैं उसके पास, यही बाला है। बूढ़े बख्शू ने कहा, शायद ये पटवारी के घर जा रहा है बच्चों को दूध पिलाने। दूध पिलाने? आहो पुत्र है, ये बाले के बच्चे ही हैं, दोनों जोड़े हैं। इनकी माँ तो पटवारी के घर में फंसी हुई है। बच्चे रो रो कर बेहाल होते थे।
अब बाला 2-3 टाइम इन्हें पटवारी के घर ले जाता है माँ से मिलवाने। रुस्तम के सीने में भड़कती आग कुछ और फरोजा हो गई, नस नस तड़कने लगी। बूढ़े बख्शू ने मुकामी अंदाज में बाले को आवाज दी, हो बाले, ओरा, यानी इधर आओ। बाले ने ठिठक कर बागीचे में बैठे रुस्तम और बख्शू की तरफ देखा, फिर लगड़ाता उनकी तरफ चला आया। उसके हाथों चेहरे पर नील नजर आ रहे थे। यकीनन ये उस मारपीट की निशानियां थी जो चंद दिन पहले पटवारी डारे के घर में पुलिस वालों ने उससे की थी। वो नंगे पांव था, कुर्ते में पेवन थे, वो बेचारगी और गुर्बत की तस्वीर नजर आता था। उसके हाथों में दोनों बच्चों के अलावा शलवार कमीज के 3 अदद इस्त्रीशुदा कल्फ लगे छोड़े थे और एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। वो ये सामान यकीनन अपने पुलिस वाले कर्म फरमाऊ के लिए ले जा रहा था। बाबा बख्शू और वो धीमे लहजे में बातें करने लगे। रुस्तम उन्हें बातें करने का मौका देने के लिए उठ गया। उसने एक कर से मसवाक तोड़ी और चश्मे के पानी के पास बैठकर मसवाक करने लगा। मसवाक करते उसकी निगाहें दूर पटवारी के चिट्टे मकान पर लगी हुई थी। इस दूर दराज इलाके में पटवारी के घर की छत पर डिश एंटीना नजर आ रहा था। यकीनन उसके घर में जनरेटर वगैरह भी होगा। दूर कहीं टीलों में गोली चलने की आवाज आई। परिंदों की एक डार मगरबी उफक से नमूदार हुई और परवाज करते करते मशरकी टीलों के पीछे ओझल हो गई। बहुत ऊपर गदले आसमान पर कुछ चीलें और गिद्ध चकराते हुए नजर आ रहे थे। उनके अगम में गर्द आलूद हवा का दबाव था, आंधी और अबर आलूद मौसम का इशारा था। बाला कुछ देर तक बख्शू से मसरूफ गुफ्तगू रहने के बाद उठा और अपने रास्ते पर चल दिया। बख्शू से बात करने के बाद वो पहले से ज्यादा रंजूर नजर आने लगा था। रुस्तम की उसकी आंखों में आंसुओं की नमी नजर आई। उसके जाने के बाद रुस्तम फिर बख्शू के पास आ बैठा। बूढ़े बख्शू ने अपने कंधे के साफे से आंखों की नमी साफ की और आप भर कर बोला, ऊपर वाला भी पता नहीं क्यों हम गरीबों का तमाशा देखता रहता है। क्या हुआ मियाँ जी? वही जो असा जैसे लोगों का नसीबा होता है। बाले के साथ वही गल हुई है कि जूते भी खा लिए और गंडे भी। बहन को बचाने के लिए बीवी को पटवारी के घर में भेजा, उसके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ, अब बहन को भी भेजना पड़ रहा है। क्या मतलब? बाले ने बताया कि रात से 2 और अफसर शहर से आए हुए हैं। पटवारी डारे ने बाले से कहा है कि अकेली शमशाद से सारा काम काज नहीं होता, वो एक और औरत का इंतजाम करे। जारी गल है, डायरे का इशारा बाले की बहन सुंदूरी की तरफ है। वो रो रहा था और कह रहा था कि उससे तो अच्छा है कि वो जहर खा ले और अपनी बहन और बीवी को भी खिला दे। वो डोक वालों को भी बुरा भला कह रहा था। सब कुछ इनकी अखियों के सामने हो रहा है, पर सब अपनी अपनी जानें बचा कर बैठे हुए हैं। कोई अख उठाकर मुसीबत के मारों की तरफ नहीं देखता। गर्दलूद खवात चलने लगी थी। रुस्तम और बख्शू ने पगड़ियों के पल्लों से चेहरे ढांप लिए। बख्शू के बूढ़े चेहरे पर दुख के साथ साथ अब तशवीश भी नजर आने लगी थी। यह तशवीश आंधी के हवाले से थी। वो जानता था कि अब दरख्तों से बहुत सा कच्चा फल गिर जाएगा और उसका नुकसान होगा। रुस्तम को एक बार फिर उसके 4 लाख रुपए का ख्याल आया कि वो इसी बूढ़े और इसके तंग दस्त कराने के लिए अपने यार जहांगीर हुसैन को मुल्तान में दे आया था। उसे मालूम था कि वो रकम अगले 2-4 हफ्तों के अंदर जरूर इस घराने तक पहुंच जाएगी। रुस्तम ने बख्शू से पूछा, मियाँ जी तुसा दी नू यानी बहू नहीं आई? बख्शू ने आसमान की तरफ देख कर कहा, मेरा ख्याल है वो तेरी बहन खराब मौसम देख कर रुक गई है। मेरा ख्याल है अब मुझे भी चलना चाहिए, बारिश शुरू हो गई तो मुश्किल हो जासी। कहती हो तो मैं तुसा को तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। रुस्तम ने कहा, नहीं पुत्र, तेरे पास महंगा सामान है, तुम अपना रास्ता खोटा मत करो, बस जल्दी से निकल जाओ। रुस्तम खुद भी यही चाहता था कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए। इसके पास जाया करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। वो जितनी जल्दी फरीद और हंसने तक रसाई हासिल कर लेता उतना ही उनके लिए बेहतर था। लेकिन अपने इस नहायत कीमती वक्त में से वो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना चाहता था। कम अज कम उतना वक्त जिसमें वो पटवारी डारे के घर में घुसकर अपने कोल्ड पिस्टल से 6-7 फायर कर सकता। ये वक्त निकालना जरूरी था। इसकी फितरत इसे इजाजत नहीं देती थी कि वो ये वक्त निकाले बगैर आगे बढ़ जाए। यूं पूरी तरह दिन का उजाला फैलने से पहले एक दफा फिर रात हो गई थी। तेज गर्दालूद झक्खड़ के बाद गहरे स्याह बादलों ने आसमान को ढांप लिया और गर्ज चमक के साथ हल्के छींटे पड़ने लगे। बूढ़ा पलटने लगा तो रुस्तम ने कहा, मियाँ जी तुसा के खिलाए हुए शलजम और मुकई की रोटी हमेशा याद रहेगी। बहुत बहुत शुक्राना। नहीं पुत्र, राइयों की सेवा करना तो हर बंदे का फर्ज है। बूढ़े बख्शू ने अपनी लंबी डंगोरी को लाठी की तरह नम जमीन पर टेका और झुक कर चलता हुआ बेरी और इंजीर के पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। वो जानता नहीं था कि उसने रुस्तम सियाल से बात की है। अगर जानता होता तो शायद उसे सारा दिन भी यहाँ रुस्तम के साथ खड़े होकर बारिश में भीगना पड़ता तो उसे मंजूर होता। रुस्तम जानता था कि वो डाकू है। लाला फरीद और हसना भी डाकू हैं, लेकिन इन छोटी छोटी डोकों और आसपास के इलाके के लोग इन डाकुओं को डाकू नहीं समझते थे। जब कभी घोड़ों पर सवार कोई टोली किसी डोक में आ निकलती थी तो मकीनों के चेहरों पर
खौफ व हिरास की बजाय अपनायत की झलकियां नजर आती थी। वजह यही थी कि डाकू इन गरीब मस्कीन लोगों से कुछ लेते नहीं थे। अगर कभी मुर्गियां अंडे या दूध वगैरह हासिल करते भी तो मुंह मांगी कीमत देते थे और कभी कभी बगैर कुछ लिए भी बहुत कुछ दे जाते थे। पहले सरदार नादर काका के बाद लाला फरीद ने भी अपने साथियों पर मुकम्मल कंट्रोल रखा हुआ था। खास तौर से औरत जात के हवाले से गिरोह के अफराद पर सख्त पाबंदियां आई थी। औरत चाहे इस पसमानदा इलाके की होती या किसी शहर की, उसकी तरफ गिरोह का कोई रुकन भी आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन बिलफर्ज अगर कभी कभार कोई ऐसा वाकया हो भी जाता तो गिरोह के बनाए हुए असूलों के मुताबिक कसूरवार को कड़ी सजा मिलती थी। लाले फरीद का लाडला जवान साल बांजा अबागीर उसकी एक मुर्दा मिसाल था, जिसे लाले ने अपने हाथों से गोली मार दी थी और जिसकी ताज़ा तरीन कब्र वड्डे डेरे के कब्रस्तान में मौजूद थी। असूल बनाना और दावे करना तो आसान होता है, लेकिन उन पर बिला तखसीस अमल करना आसान नहीं होता। लाले के गुरु ने ना सिर्फ असूल बनाए बल्कि अमल करके भी दिखाया था। बेशक वो कानून और मुआशरे के मुजरिम थे, लेकिन अपने जैसे दीगर मुजरिमों से उन्हें अलहदा किया जा सकता था। बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत तेज़ नहीं थी। हाँ, अंधेरा गहरा हो गया था। इससे अंदाजा होता था कि यह अबरालूद मौसम जल्द इख्तिताम पसीर नहीं होगा। रुस्तम ने जहेज के सामान में से एक शापर निकाल कर कोल्ड पिस्टल के गिर लपेटा। 2 भरे हुए फालतू मैगजीन भी शापर में रख लिए। इस शापर को कुर्ते के नीचे उड़स कर ऊपर से चादर बराबर की और चिट्टे मकान की तरफ चल दिया। जहेज के सामान की गठरी उसने वहीं बागीचे में रखी लकड़ी की पेटियों के अंदर छुपा दी थी। पटवारी डारा का चिट्टा मकान डोक के नवा में वाक़ था। डोक की असल आबादी और उसके मकान के दरमियान कटी फूटी जमीन का एक खाली खिता था, जिसमें बारिश का पानी जमा करने के लिए नीम पुख्ता तालाब बनाया गया था। कुछ देर पहले तक यकीनन यहाँ मवेशी और लोग मौजूद होंगे, लेकिन अब बारिश की वजह से सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। सिर्फ 2-3 बतखें पानी में डूब उबर रही थी। रुस्तम आम से अंदाज में पटवारी के मकान के चारों तरफ घूम गया। दाखिली दरवाजे के सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक जीप थी, दूसरी कटारा पिकअप जिस पर सब्ज प्लेट के साथ पुलिस के अल्फाज लिखे हुए थे। यह पिकअप खराब नजर आती थी। इसके अगले दोनों पहिए खोलकर एक तरफ रख दिए गए थे। दिन में ही रात का सा समा था। बारिश कुछ जोर पकड़ गई थी। अकबी दीवार से मकान के अंदर घुसने में रुस्तम को चंदा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो पौधों के दरमियान गीली जमीन पर बेआवाज कूदा और दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। उसके अंदाज में चीते का सा चौकन्नापन था। आंखें अंगारों की तरह रोशन हो गई। हाँ, यही वो शख्स था जिसके बारे में पंजाब पुलिस के एक नहायत तजरीबाकार अफसर ने कहा था, यह बंदा अपने मद्दे मुकाबिल को बेबस करने, जान से मारने की खुदादाद सलाहियत रखता है। चंद कदम आगे रुस्तम को एक छोटा सा बरामदा नजर आया। यारूई का एक बड़ा गतीला बिछा हुआ था और उस पर ताश के पत्ते बिखरे हुए थे। गद्दे के पास सिगरेटों के बेशुमार टुकड़े और चाय के कप उल्टे सीधे पड़े हुए थे। एक अट्टा कट्टा शख्स जिसकी पुश्त पर घने बाल थे, सिर्फ एक निकर पहने औंधे मुंह गतीले पर लेटा था। दरमियानी शक्ल सूरत की एक जवान साल मुकामी औरत उस शख्स की पुश्त पर मालिश कर रही थी। मुशक्कत के सबब वो खांपी थी और उसके शहद रंग बालों की लिट्टें चेहरे पर झूल रही थी। तनुमंद शख्स ने आंखें बंद किए कहा, क्या बात है रानी, आज तेरे हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं है। मेरा ख्याल है तूने नाश्ता नहीं किया, जा पहले नाश्ता कर आ। नहीं सेब जी, मैं नहीं नाश्ता करना। ओए, खाए पिएगी नहीं तो इतना कम काज कैसे करेगी? चल शाबाश, थोड़ा बहुत खा पी ले। औंधे लेटे शख्स ने जरा नरमी से कहा। इतनी देर में दाखिली दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज आई। कौन है ओए? औंधे लेटे शख्स ने आंखें बंद किए पूछा। मैं बाला हूं सर जी, तुसा के कपड़े और दूध लेकर आया हूं। ले आ गया तेरा खसम, औंधे लेटे शख्स ने कहा। जा बात सुन ले उसकी और उससे बोल देना अपनी निनान नंद के बारे में भी। औरत उठी और ओढ़नी दुरुस्त करती हुई दाखिली दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे के बाहर से बच्चों के रोने की मदम आवाजें आ रही थी। शायद वो बारिश में भीगने के सबब एहतजाज कर रहे थे। बाला रुस्तम से पहले बागीचे से निकल आया था, लेकिन अब यहां पहुंचा था। गालबन वो रास्ते में दूध लेने के लिए रुक था। रुस्तम ने दीवार की ओर से देखा। बाले ने दहलीज के बाहरी से दोनों बच्चे, रेडियो, इस्त्री शुदा कपड़े और दूध का मुंह बंद बर्तन अपनी बीवी को थमा दिए। बीवी यानी शमशाद बाकी चीजें एक तरफ रखकर पहले दोनों बच्चों को गले से लगाया और उनके मुंह चूमे। फिर शोर से नजरें चुराती हुई दीगर सामान के साथ वापस आ गई। बाले ने घर की दहलीज पार नहीं की थी। रुस्तम का खून इसकी रगों में उबाले खाने लगा। चादर के नीचे अपने कातिल पिस्टल पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही थी। इसी दौरान में किसी करीबी कमरे से गरजने बरसने की आवाजें आईं। यकीनन ये भी कोई पुलिस वाला था। पहले तो रुस्तम ने समझा कि शायद मुसीबत की मारी शमशाद को लान तान का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन फिर उसे अंदाजा हुआ कि गरजने बरसने वाले का मुखातिब भी कोई मर्द है। रुस्तम दीवार के साथ साथ पीछे हटता हुआ उस खिड़की की तरफ गया जहां से गरजने बरसने की सदा बुलंद हो रही थी।
बादलों की वजह से नीम तारीकी थी और कमरे में गैस लैंप रोशन था। इस रोशनी में रुस्तम को दरमियाने जिस्म का एक पुलिस एहलकार नजर आया। वो एक दूसरे बावर्दी एहलकार के सामने खड़ा था। बावर्दी एहलकार ने सर झुका रखा था। उसके कंधे पर नजर आने वाले 2 फूल बता रहे थे कि वो सब इंस्पेक्टर है। एक तीसरा शख्स भी कमरे के कोने में मौजूद था और बिल्कुल मुअद्दब नजर आ रहा था। सादा कपड़ों वाले उस शख्स के चेहरे पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। उसके चेहरे का 2/3 हिस्सा इन पट्टियों में छुपा हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने दबे दबे लहजे में कहा, सर जी, काम काज की मजबूरी थी, वरना आपको तो पता ही है। मैं ओए बकवास ना कर मेरे सामने। दूसरे शख्स ने तेजी से बात काटी। काम काज की बात थी तो कोई बड़ी उम्र की औरत बुला लेते, कोई और इंतजाम कर लेते। मैं जानता हूँ तेरी और नाजे की खसलत। इन बच्चों वाली बेगुनाह औरत को तुमने 10 दिन से यहाँ बंद कर रखा है। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने इस महकमे को बदनाम किया हुआ है। लोग पीठ पीछे गाड़ियां देते हैं तुम्हें, तुम्हारी माँ बहनें एक करती हैं और जो बद्दुआएं तुम लोग लेते हो उसका कोई हिसाब नहीं है। पर इंस्पेक्टर यो चुप रह तू। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर कड़क कर मातहत की बात काटी। किसी और की बात का मैं यकीन ना करता, पर रात खुद मैंने अपने कानों से सुना है। वो तेरा शराबी ASI नाजा पटवारी से बात कर रहा था, उसे एक और लड़की लाने के लिए कह रहा था। मैंने सब अपने कानों से सुना है। वो तो जी आपके काम काज के लिए ओए बक बक ना कर। इंस्पेक्टर का तैश बढ़ता जा रहा था। काम काज मैं जानता हूँ तुम्हारे काम काजों को। क्या तुमने सबको अपने जैसा रंग बाज समझा हुआ है? क्या समझते हो तुम मुझे, क्या समझते हो? इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़कता जा रहा था। दरअसल पटवारी ने ओए पटवारी अपनी माँ बहन क्यों नहीं ले आया तुम्हारी मुट्ठी चापी के लिए? गरीबों की बहू बेटियों को क्यों घसीट रहा है यहाँ? सब इंस्पेक्टर अब तक खामोश था। उसे पता था कि अब वो जो कुछ भी कहेगा उससे इंस्पेक्टर का पारा ऊपर को ही जाएगा। जिस शख्स के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी उसने पुरंदेश नजरों से सेहन की तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि उनका मेजबान पटवारी ये बातें सुन लेगा। इंस्पेक्टर ने अपने मातहत की तरफ फैसला कुन अंदाज में उंगली उठाई और बोला, अब खत्म करो ये तफ्तीश का लानती तमाशा। 15 दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ टांगे चौड़ी करके बैठे हुए। तुम्हें और नाजे को अभी मेरे साथ वापस जाना होगा। चलो बांधो अपना बोरिया बिस्तर। सब इंस्पेक्टर के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे यह नादिर शाही हुक्म पसंद नहीं आया, लेकिन इस हुक्म की तामील के सिवा उसके पास चारा भी ना था। दूसरी जानिब खिड़की से बाहर रुस्तम को एक साया सा नजर आया। गालबन ये वो तीसरा एहलकार ASI नाजा था जो थोड़ी देर पहले बरामदे में ऊंधा लेटा था। अब शोरगुल सुनकर वो भी उस कमरे की तरफ आ गया था और बाहर से अंदर की सूरत हाल देख रहा था।